अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया जलाल और आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने उसको लेफ़्ट किया था। और लास्ट क्लास की जहाँ तक बात है तो हमने लास्ट क्लास में सॉट एनालिसिस विच इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, सॉट एनालिसिस को हमने जो है वो कवर किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पोर्टर्स वैल्यू चेन। पोर्टर्स की वैल्यू चेन है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं और वो भी फर्दर सेग्रीगेट होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कुछ पॉइंट्स में और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो आज हम पोर्टर्स की वैल्यू चेन के बारे में पढ़ेंगे। जितना हो सकेगा हम इस क्लास में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोर्टर्स वैल्यू चेन क्या है, तो हम जो है this analyzes how organization creates value throughout its function and how this value is then passed on to the customer. Customers pay an extra amount for the value created by an organization over the purchased inputs. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही होती है तो कस्टमर जो उनसे प्रोडक्ट परचेज करता है वो ना सिर्फ वो प्रोडक्ट परचेज करता है बल्कि उसके लिए कोई जो अमाउंट है वो भी पे कर रहा होता है। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन हाई प्राइसिंग जो है वो करती है, तो कस्टमर जब भी आपसे इस तरह की आपकी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेते हैं तो कस्टमर मेक श्योर करते हैं कि उनको जो वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हैं उसके मुताबिक उनको क्वालिटी प्रोवाइड हो, उनको वैल्यू प्रोवाइड किए जाए, राइट। तो जो पोर्टर्स की वैल्यू चेन है वो बेसिकली इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करती है कि वैल्यू किस तरह से अपने प्रोडक्ट में शामिल की जाए। ये वैल्यू चेन डिवाइड होती है 2 सेक्शंस में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती हैं वो बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड होती हैं जो कि वैल्यू चेन बनाती हैं। तो सबसे पहली जो होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। और प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें आपकी जो बेसिक एक्टिविटीज है ना, जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंक्लूड होती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, उसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो रॉ मटेरियल परचेज करे और उसको सेंड आउट करे ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है रॉ मटेरियल की, क्योंकि रॉ मटेरियल ही टर्न होता है फिनिश गुड्स में, राइट। रॉ मटेरियल जिस तरह से हम पढ़ते हैं रॉ मटेरियल टर्न्स इनटू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जब टर्न होता है तो अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी, अप टू द मार्क होगी, तो फिनिश गुड्स भी जो है वो अच्छा हमारा तैयार होकर निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट इस तरह से अच्छा होगा ओवरऑल। तो रॉ मटेरियल को परचेज करना प्राइमरी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स यानी प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल की और उसके बाद जो है वो फिनिश गुड्स जो है वो हमारे फॉर्म होते हैं। इसी तरह फिनिश गुड्स जब हमारे तैयार हो जाते हैं तो हम उसको स्टोर करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी के मुताबिक। तो स्टोरिंग का यानी स्टोरेज का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। ये वो डिपार्टमेंट होता है जो कि फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सर अंजाम देता है या तो स्टोर करने का। क्योंकि जब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से होके फिनिश गुड्स स्टोरेज के लिए आते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए कभी कभार स्टोर करना पड़ता है फिनिश गुड्स को, और फिर उसको सेंड करना होता है हमें अपने कस्टमर्स तक, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आ जाता है। इसी तरह जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या होती है, ये रॉ मटेरियल जो है उसको रॉ मटेरियल परचेज करना, नंबर सेकंड प्रोडक्शन करना यानी प्रोसेसिंग उसकी जो रॉ मटेरियल की होगी, उस प्रोसेसिंग के बाद जो फिनिश गुड्स जो है वो हमारे कायम होंगे उसकी उस पर ध्यान देना। इसके साथ साथ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जिम्मेदारी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। और वो प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट होंगे और किस तरह से सोल्ड किए जाएंगे, किस तरह से सेल आउट होंगे कस्टमर्स को, वो सारी चीजें जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। It is through these activities that organization creates the most value and that is why margin is added. इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जनरेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। इनका मतलब ये होता है कि वो जो प्राइमरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनका इम्पैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पे या कस्टमर्स पे उनका इम्पैक्ट इम्प्रूव करता है। यानी सपोर्ट एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी होती है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही हो, उसके लिए उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही हो, राइट। इसी तरह एक एग्जाम्पल है कि एक ब्रिटल कंपनी है जो कि यंग बच्चों के लिए टॉयज जो है वो बनाती है। उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो $5 है। इसी तरह जब
वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो वो उनके टॉय के को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और उसकी कॉस्ट है $5 per। इसी तरह प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट यानी प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो है वो $10 है, वाइल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उनकी $4 per unit है। इसी तरह टोटल कॉस्ट जो एक फिनिश गुड्स यानी कि एक तैयार शुदा टॉय पे आती है वो टोटल कॉस्ट आती है $19 per unit, और उनको सेल आउट किया जाता है $25 पे। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू जनरेशन। दिस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ वैल्यू चेन। यानी ये जो आप सेलिंग प्राइस देख रहे हैं $25 और जो आप टोटल कॉस्ट देख रहे हैं $19, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये वैल्यू जनरेशन है। एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से वैल्यू जनरेट की कि वो अपने कस्टमर तक एक अच्छा और क्वालिटी वाइज इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाए। तो जो वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं, बेसिकली उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की अपने कस्टमर्स को। तो ये डिफरेंस ही उन्हें जो है वो प्रॉफिट जनरेशन में मददगार साबित होता है, उनकी वैल्यू जनरेशन का प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आई मस्ट से। इसी तरह जब हम नीचे जाएंगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। नंबर 1, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि रॉ मटेरियल लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे जो है वो एम्फेसाइज किया है इसमें कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका जो अल्टीमेट फिनिश गुड्स होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह नंबर 2 जो है वो प्रोसेसिंग है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। नंबर 3 है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, विच इज टू सेंड आउट द फिनिश गुड्स इनटू द मार्केट, राइट। नंबर 4 जो है वो मार्केटिंग और सेल्स है, और नंबर 5 है आफ्टर सेल सर्विसेज। ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, क्योंकि यही जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट जनरेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है अगर उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हों, बहुत मैक्सिमम क्वालिटी वाइज अच्छी हों, राइट। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट की $20 है और उसकी जो प्राइस टू सेल है यानी सेलिंग प्राइस है वो $30 है। और जब हम देखते हैं कि $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में बेसिकली वैल्यू जनरेट अमाउंट भी है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू जनरेट की है अपने प्रोडक्ट में वो अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ हम इसको मजीद पढ़ते हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड का क्या काम होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन में आखिर उनका क्या किरदार होता है, इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, these are the activities concerned with receiving and handling purchased material and components and storing them until needed. In a manufacturing company, inbound logistics therefore include activities such as material handling, transport from suppliers, inventory management, and inventory control. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का बेसिकली ये काम होता है, उनकी एक्टिविटीज़ ये बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिसीविंग और हैंडलिंग ऑफ परचेज मटेरियल और कंपोनेंट से रिलेटेड हो। यानी आप जो है वो रॉ मटेरियल परचेज और उसको हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का काम होता है, और उसको स्टोर करना जब तक उनकी ज़रूरत ना हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है उनमें सेवरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग, कि मटेरियल को किस तरह से हैंडल किया जाए, उसको किस तरह से जो है वो संभाला जाए। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर हमें कुछ अगर जो रिसोर्सेज हैं वो बेचते तो सप्लायर से जो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं उसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए, यानी वहाँ से हम किस तरह से अपने गुड्स को लेके आएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक। इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज किया जाए, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसके कंट्रोल का ख्याल रखा जाए, यानी इन्वेंट्री ना सिर्फ हम मैनेज करें बल्कि इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करें। इसी तरह ऑपरेशंस जो है ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो उन परचेजिंग मटेरियल्स को जो है कन्वर्ट करती हैं कि कस्टमर उनको बाय करें, यानी वो जो परचेज मटेरियल है वो किस तरह से कस्टमर बाय करें, ये ऑपरेशंस का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑपरेशन में मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकिंग, टेस्टिंग और इक्विपमेंट मेंटेनेंस जो है वो आती हैं। यानी दीज आर दी एक्टिविटीज कंसर्न विद कन्वर्टिंग द परचेज मटेरियल इनटू एन आइटम दैट कस्टमर्स विल बाय। यानी बेसिकली इनका क्या काम होता है कि ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करें कि वो कस्टमर जो है परचेज कर सके। तो इनमें जो बेसिक एरियाज हैं, जो मेजर एरियाज हैं, वो नंबर 1 मशीनिंग का एरिया, मशीनिंग ही जो है वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। नंबर 2 असेंबली, नंबर 3 पैकिंग, नंबर 4 टेस्टिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, राइट। इसी तरह आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो फिनिश गुड्स की स्टोरेज को के बारे में कंसर्न होती हैं उनकी सेल से पहले।
और फिर जब वो स्टोर अच्छी तरीके से हो जाए तो फिर किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाना है। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है वो कभी कभार कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको कस्टमर को उनकी प्रेमिसेस में, यानी उनके या तो ऑफिस या उनके घर पे आपको जो है वो सर्विसेज पहुंचानी होती है। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये एक्टिविटी भी शामिल होती है। इसी तरह मार्केटिंग और सेल्स की बात कर लेते हैं। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग से एसोसिएट है। एक बहुत ही रिनोन्ड कॉन्सेप्ट है विच इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज प्राइस, नंबर 3 इज प्लेस एंड नंबर 4 इज प्रमोशन। यानी किसी भी प्रोडक्ट को जब आप मार्केटिंग करें, जब उसको मार्केट करें प्रोडक्ट को, तो आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपका प्रोडक्ट कैसा है, दूसरा किस जगह पे आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं या उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका रीजन आया कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, और तीसरा प्राइस, और चौथा प्रमोशन। राइट। तो आप ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग और सेल्स के हवाले से। तो इनको 4 P's ऑफ मार्केटिंग इसलिए कहा गया है कि ये चारों आपको जो है वो ज़रूर आपको देखना है जब भी आप मार्केट करें किसी भी प्रोडक्ट को। इसी तरह सर्विस की बात कर लेते हैं। दीज आर ऑल द एक्टिविटीज दैट अकर आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल, सच एज इंस्टॉलेशन, वारंटीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज ऑफ कस्टमर्स। एन important aspect of service is often the work of customer. सर्विस में हर वो एक्टिविटी शामिल होती है जो पॉइंट ऑफ सेल के वक्त अकर होती है। पॉइंट ऑफ सेल क्या है? पॉइंट ऑफ सेल इज बेसिकली कि आपने गुड्स प्रोवाइड कर दिए। आफ्टर पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब है, जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल, तो आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि आपने गुड्स प्रोवाइड कर दी, यू हैव प्रोवाइडेड द गुड्स टू द कस्टमर। एक्स्ट्रा विल बी योर सर्विस, यानी उस गुड को प्रोवाइड करने के बाद जो भी आप एक्स्ट्रा उसको सर्विस देंगे, तो वो एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो आपकी जो है वो पॉइंट ऑफ सेल के बाद, यानी गुड्स प्रोवाइड करने के बाद वो आपकी जो सर्विस है वो एक्स्ट्रा टाइमिंग में वो आपकी सर्विस कहलाएगी, यानी एक्स्ट्रा सर्विसेज कहलाएगी। राइट। जैसे कि इंस्टॉलेशन है, आप कोई भी अगर मशीनरी है, आपके कस्टमर ने आपसे मशीनरी परचेज किया, अब उसको इंस्टॉल करने का काम आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है, यानी आपने सेल कर दी, अब उसके बाद की जो सर्विस है वो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में काउंट होगी। तो इंस्टॉलेशन है किसी भी मशीनरी को इंस्टॉल करना। इसी तरह वारंटीज़ है, आपके कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपना सेल आउट करते हैं तो उसके साथ वारंटी कार्ड जो है आप उसको ज़रूर हैंड ओवर करते हैं, तो वारंटीज इज आफ्टर सेल सर्विस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, कुछ कंपनीज अपनी मशीनरी पे 1 साल का रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो फ्री देती है अपने कस्टमर्स को, तो ये भी आफ्टर सेल सर्विसेज कहलाई जाती है। इसी तरह प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ कस्टमर्स, यानी आपके कोई मेजर कस्टमर्स हैं और उन्होंने आपसे बहुत बड़ी एक मशीनरी ली है जिसकी इंस्टॉलेशन आपने कर दी, आफ्टर सेल सर्विस दे दी। इसके साथ साथ अब वो चाहते हैं कि आप उस मशीन से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो आप उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप ट्रेन करें, यानी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो दिस इज़ ऑल्सो दी आफ्टर सेल सर्विसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है सर्विस का कि आप किसी भी अपने कस्टमर को जो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ वैल्यू चेन में जो है वो वेरी करते हैं इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री में कुछ और वैल्यू चेन हो सकता है, दूसरी में कुछ और वैल्यू चेन हो सकता है, और इसमें डिफरेंसेस होते हैं वैल्यू चेन में। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इनबाउंड है, फिर ऑपरेशन है, फिर आउटबाउंड है, फिर उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस। तो बहुत सारी जो वैल्यू चेन होती है हमारी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हमारी वेरी करती है। आप ये देखेंगे कि आपको एक बहुत ह्यूज डिफरेंस जो है वो नजर आएगा वैल्यू चेन का मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और अदर सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ। जैसे कॉन्सेप्ट प्राइमरी चेन वैल्यू का सब में वैलिड होगा, वो हर बिजनेस एंटिटी फॉलो करता है। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि कार प्रोड्यूस करती है, और एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि फूड इंडस्ट्री है। तो दोनों की जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी विच इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल और सर्विस, ये सब जो है वो सेम होगी, क्योंकि प्राइमरी वैल्यू चेन जो है वो सेम होती है, स्टैंडर्ड होती है। लेकिन वैल्यू जब हम क्योंकि प्राइमरी जब हम वैल्यू चेन देखते हैं तो वो बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करना होता है अपने कस्टमर्स को, ऐसी एक्टिविटीज कि ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो। कस्टमर्स जो है आपको तब ज्यादा
पे करेंगे आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट के लिए जब उनको उनकी अपनी आसानी जो है उनको नज़र आएगी. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स माइट बी विलिंग टू पे मोर फॉर हाउस होल्ड शॉपिंग आइटम्स इफ द आइटम्स आर डिलीवर्ड टू देयर होम so that they do not have to go out to the supermarket or a store to get them. यानी कि कस्टमर जब भी आपको एक्सपेंसिव चीज़ें आपसे लेंगे या आपको ज़्यादा पे करेंगे तो उनको अल्टीमेटली अपने लिए भी एक फ़ायदा चाहिए होगा. वो कैसे कि अगर कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट लेते हैं शॉपिंग आइटम से, बेसिकली हाउस होल्ड शॉपिंग आइटम, जैसे आपकी मार्ट है, तो अगर आप वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे देंगे तो वो आपसे कुछ सर्विस भी लेना चाह रहे हैं. वो सर्विस क्या है कि आप उन प्रोडक्ट को उनके घर तक जो है वो डिलीवर करते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली अ प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं, राइट. तो आई होप कि ये प्राइमरी एक्टिविटी समझ आ गई हो आपको. सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करते हैं कि सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. दीज आर बेसिकली द सपोर्ट एक्टिविटीज़. यानी कि प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में क्या था कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, उसमें आपको बिजनेस के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना था ताकि आपकी वैल्यू जनरेट हो आपकी प्रोडक्ट में. सब जो सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ हैं वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो प्राइमरी चेन वैल्यू चेन को जो है वो सपोर्ट करती हैं, राइट. और पोर्टर ने कुछ इस तरह से उनको डिफाइन किया कि इनमें तीन मेजर जो है वो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें परचेजिंग और प्रोक्यूरमेंट की एक कैटेगरी होती है, विच इज़ दीज आर द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद बाइंग द रिसोर्सेज फॉर द एंटिटी, मटीरियल, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर एसेट. Successful buying often means lower purchase cost or achieving a secure source of supply for key material और components. यानी जो नंबर 1 है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऐसा मटेरियल परचेज करे जो कि क्वालिटी वाइज भी बेस्ट हो और कॉस्ट वाइज भी बेस्ट हो, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और क्वालिटी मैक्सिमाइजेशन भी हो उसमें. तो एफिशिएंट परचेजिंग ऑफ मटेरियल जो है वो इस पॉइंट में बताया गया है कि किस तरह से आप एफिशिएंट परचेजिंग करें. और ये किसका काम होगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कॉस्ट में कम हो और साथ साथ उसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट. तो नंबर 2 है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. दीज आर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी सिस्टम्स ऑफ द एंटिटी सच एज प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड IT systems. Technology development is an important activity for innovation. Technology also includes acquired knowledge. In this sense, all the activities have some technology content, even if this is just acquired knowledge. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दूसरा एस्पेक्ट है इसका इम्पॉर्टेंट. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी भी जो है वो एंटिटी की डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होती हैं. और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड होगा तो इसका मतलब है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशंस नहीं हो रही. और ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसको एक तरह से थ्रेट बन के उसके सामने आएगी. तो ट्राई टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन. दिस इज द मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और इनोवेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करे ताकि कस्टमर्स को जब वैरायटी मिलती है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है उसकी नीड्स चेंज हो रही होती है, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो रही होती है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो प्रोडक्ट सेल आउट करें वो इनोवेशन उसमें होती रहे, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन को ख्याल रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रही है तो उसका इम्पैक्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे भी आए और वो ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि इनोवेटिंग हो और जिसमें इनोवेशन की गुंजाइश हो, राइट. इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल से कंसर्न है. आप ऐसे टैलेंट को रिक्रूट करें जो आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की सूरत में जो है वो फ्रूटफुल हो काफ़ी. और आपको एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो है उनको इंडक्ट करना चाहिए ताकि कंपनी जो है वो आगे लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसके पास यंग टैलेंट और एफिशिएंट टैलेंट होगा. इसी तरह फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मैंने ऐड किया है इस सेकेंडरी एक्टिविटी में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐसी क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं उसकी मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि यूज़ होंगी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. यानी एक कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वैल्यूएबल होता है
वो सपोर्ट करता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कुछ इस तरह से कि जब एडिशनल फैसिलिटीज़ होंगी तो उससे आपकी प्रोडक्शन जो प्रोसेसेस हैं उसमें आसानी हो जाएगी. तो बेसिकली दीज आर दी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं. नंबर 1 इज़ प्रोक्यूरमेंट यानी कि एफिशिएंट परचेजिंग ऑफ मटेरियल. नंबर 2 इज़ टेक्नोलॉजी विच इज़ ट्राई टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन. एंड नंबर 3 इज़ HR मैनेजमेंट विच इज़ गेटिंग एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. And number 4 is firm infrastructure, which is additional facilities to be used during production. So these were the Porter's value chain. कि वैल्यू चेन क्या होती है और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं. बेसिकली 2 एक्टिविटीज़ होती हैं विच इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. तो ये आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ पोर्टर्स 5 फोर्सेस, द इम्पैक्ट ऑफ कंपेटिटर्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये मेन फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन को. यानी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जिस मार्केट में सर्वाइव कर रही है उसका कॉम्पिटिशन लेवल क्या है और उसके साथ कितने कॉम्पिटिटर्स हैं. ये वो फोर्सेज है जो डिटरमाइन करती हैं चीज़ें. नंबर 1 इज न्यू एंट्रेंट्स. नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूट्स. नंबर 3 इज बायर्स. नंबर 4 इज सप्लायर्स. नंबर 5 इज कंपेटिटिव राइवलरी. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि पोर्टर 5 फोर्सेस analysis is a framework that attempts to analyze the level of competition within an industry and business strategy development. It draws upon industrial organization economics to drive 5 forces that determine the competitive and intensity and therefore attractiveness of an industry. यानी कि आपको ये डेफिनेशन पहली बात कि ये याद रखनी है और दूसरा कि ये डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेस एनालिसिस है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे कंपनी ये एनालाइज करने पे मजबूर हो जाती है कि उसका लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है इंडस्ट्री के अंदर और किस तरह से कंपटीशन को देखते हुए वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो है उसका लेआउट डिज़ाइन करे जो कि आगे उसकी डेवलपमेंट और उसकी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए मददगार साबित हो. इसी तरह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेस हैं उसकी वजह से उसको काफ़ी मदद मिल जाती है. उस कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस कि वो ये डिटरमाइन करता है कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है और इंडस्ट्री में उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है यानी कस्टमर्स की नज़र में वो कितने ज़्यादा स्टेबल हैं और कितना ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स उनको रिगार्ड करते हैं इंडस्ट्री में. तो सबसे पहले नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि ये 5 फोर्सेस होती हैं जो कि बिजनेस का लेवल ऑफ कंपटीशन डिटरमाइन करती हैं. तो ये 5 फोर्सेस हम पढ़ लेते हैं. नंबर 1 इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी नए एंट्रेंट्स के मार्केट में एंटर होने का थ्रेट. कंपटीशन जो होता है मार्केट में वो उस पर असर होता है किस पे जब भी बिजनेस जो है होता है उसके सेम तरह का जो है वो कंपनीज जो है जो बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है मार्केट में तो उसी से रिलेटेड जो सेम तरह की कंपनी होती है वो मार्केट में एंटर हो जाए. यानी 2 से 3 मार्केट्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपका कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. और मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स के आने की वजह से प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो लो होना शुरू हो जाता है क्योंकि हर कोई अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता है. तो सबसे पहला पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि प्राइसिंग जो है वो लो होना शुरू हो जाती है. तो ये एक इफेक्ट होता है. ये मैं इफेक्ट्स लिख रही हूँ. बेसिकली प्राइसिंग लो होना शुरू हो जाती है तो पहला इम्पैक्ट तो ये होता है कि प्राइसिंग आपकी लो हो जाएगी. सही है. दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि दिस वुड कॉस्ट ओल्डर मोर एस्टेब्लिश बिजनेस टू स्लैश प्राइसेस एज वेल इन ऑर्डर टू रिमेन कंपेटिटिव अल्टीमेटली लोअरिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. अब जब प्राइस लो हुए तो अल्टीमेटली क्या होगा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो हो जाएगा. यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सबको प्राइसिंग को लो करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो उनके पास आएँ. और इसकी वजह से सब जब लो प्राइस करेंगे तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इसी वजह से क्योंकि उनको भी ये चीज़ जो है वो अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी यानी प्राइस को लो करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी लो हो जाएगा, काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा. तो दैट इज़ ऑल्सो दी
negative aspect. इसी तरह competitive forces are reduced when it is difficult for new entrants to break into the market. In other words, when the barriers to entry are high, a number of factors might help to create high barriers to entry. जब barrier to entry high होगा आपका, तो क्या होगा बेसिकली कि जो इंट्रेंट्स है वो डिस्करेज होंगे मार्केट में एंटर होने से। और इसके तीन फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ, जो कि चार फैक्टर बताती हूँ जो कि बैरियर टू एंट्री होते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट के साथ एक पॉइंट टू रिमेम्बर आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था। तो इससे आसानी हो जाएगी और ज़्यादा नोटिंग में। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट में हमने बैरियर्स टू एंट्री को पढ़ा है कि किस तरह से आप एंट्री में बैरियर लगा सकते हैं। तो नंबर वन ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट दैट आर अचीव बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम इन लार्जर क्वांटिटीज। दिस वुड लीड टू लार्जर फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स at lower prices, making it difficult for a new firm to enter into the market. Newer, smaller firms would not be able to achieve economies of scale and would not be able to compete. सबसे पहला तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बेसिकली क्या होता है कि जो लार्जर बिजनेस होते हैं यानी लार्जर फर्म्स होती हैं, वो बैरियर टू एंट्री के लिए यानी नए एंट्रेंट्स को मार्केट में आने से रोकने के लिए वो क्या करते हैं कि वो बल्क क्वांटिटी परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट, वो लो हो जाती है। एवरेज कॉस्ट क्या होगी? लो हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट हो जाएगी एवरेज कॉस्ट विल बी लो। ठीक है। और दूसरा वो क्या करेंगे कि नंबर बी वो ये करेंगे कि वो सेल आउट करेंगे ऑन लो सेलिंग प्राइसेस। अब ये दोनों चीजें वो हो रही है जो किसी भी नए एंट्रेंट्स के लिए जो है वो बेसिकली गलत नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट क्रिएट करेगी मार्केट में एंटर होने से। क्योंकि जो भी नई फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बल्क परचेजिंग नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। वो वैसी कैश प्रॉब्लम्स उनकी क्रिएट कर रहे होंगे, और साथ साथ अगर वो आते ही अपनी प्रॉफिट को जो है वो नहीं गेन कर पाए, या अपनी कम से कम एक मार्जिन, एक उसे कहते हैं ना, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें ब्रेक इवन इस्तेमाल होता है। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ना लॉस और ना प्रॉफिट, यानी आप बीच में आके खड़े हो गए, आपने अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लिया है। तो जो नई फर्म्स होती हैं उनको बेसिकली कॉस्ट को रिकवर करना होता है अपने शुरू की ईयर्स में। और अगर वो बल्क क्वांटिटी में परचेज करेंगे और लो सेलिंग प्राइसेस में जो है वो सेल आउट करेंगी, तो उनको लॉस होगा। तो वो ये नहीं चाहेंगे। तो ये चीज़ वो डिस्करेज करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी जो बड़ी फर्म्स हैं वो अपनी बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग और लो सेलिंग प्राइस में अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू हो जाएंगे। इसी की तरह सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर न्यू एंट्रेंट मार्केट में आता है तो उसको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है एसेट्स में, जैसे कि फैक्ट्री प्रीमिसेस में या इक्विपमेंट में। तो ये भी एक बैरियर टू एंट्री का जो है वो एक साइन होता है, जिसमें न्यू फर्म्स जो है वो अनेबल होती है रेस करने के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स होते हैं, क्योंकि वैसे ही उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एसेट या इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए उनको कैपिटल चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें अगर वो बड़ी फर्म है या उनको बड़े लेवल में मैनेज करना है, तो उनको बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक बैरियर टू एंट्री होता है, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। नंबर थर्ड है कि एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इन सम मार्केट्स देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। Most of these channels are monopolized by existing companies in the sector. If a new entrant will have difficulty in gaining access to any of these distribution channels, the barriers to entry will be high. तो जैसे कि इलेक्ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इलेक्ट्रिक की है मोनोपोली। सही। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आप एक ही प्रोवाइडर हो कंट्री में। अगर ये वन प्रोवाइडर है तो जो
नया आने वाला होगा वो तो वैसे ही, क्योंकि इनके पास है जायंट शेयर ऑफ मार्केट, यानी कि कस्टमर्स भी इनके बहुत ज़्यादा हैं और इनका शेयर जो मार्केट में है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको compete करना बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जो भी नया एंट्रेंट होगा वो मोनोपोली की वजह से बेसिकली डिस्करेज हो जाएगा, यानी बैरियर टू एंट्री उसके ऊपर लग जाएगा कि वो एंटर नहीं हो सकता मार्केट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो ब्लॉक्ड है। के इलेक्ट्रिक ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो मोनोपोली में है, यानी एक ही प्रोवाइडर है और बहुत बड़ी कंट्री है और उस कंट्री में एक ही प्रोवाइडर है और कोई प्रोवाइड नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली दिस इज दी बैरियर टू एंट्री फॉर द न्यू एंट्रेंट। जो भी इस फील्ड में या इस उसमें आना चाहते हैं कि वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो उनको एक ह्यूज कैपिटल, एक ह्यूज अपनी एग्जिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और एक्सेस, मतलब उनको बहुत डिफिकल्टी होगी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्सेस करने के लिए। तो इस ये भी एक बैरियर टू एंट्री जो है वो आपका कहलाता है। इसी तरह स्विचिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो बायर को इंकर करनी पड़ती है एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच करने में। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी स्विचिंग कॉस्ट जो है वो हाई होती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कंपनी स्विचिंग फ्रॉम वन ऑडिट फर्म टू अनदर माइट बी क्वाइट हाई एंड deter a company from wanting to change its auditor. When switching costs are high, it can be difficult for a new entrant to enter into the market. स्विचिंग कॉस्ट ये होती है कि अगर आप बायर हैं और अगर आप सप्लायर को चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर, तो आपकी कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर होती है एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे जाने में। तो अगर वो कॉस्ट ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स कि आपको लॉस होगा, तो आप उसी सप्लायर पे स्टक रहते हैं, आप दूसरे सप्लायर पे नहीं जा सकते। तो इसी तरह अगर कोई कंपनी है जो कि अपने ऑडिटर को चेंज करना चाह रही है, जिस फर्म का ऑडिटर उन्होंने इंडक्ट किया अपने एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, वो नहीं चाहती कि वो ऑडिट फर्म जो है उसके साथ वो काम करे, तो वो देखेंगे कि दूसरी ऑडिट फर्म के ऑडिटर्स को अगर वो हायर करेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। यानी वो अपने एक सप्लायर से हट के दूसरे सप्लायर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। अगरचे कि वो कॉस्ट हाई होगी तो वो जो है इस चीज़ को बिल्कुल एक तरह से कैंसिल कर देंगे, और अगर वो लो होगी तो वो उस डिसीजन को ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ जो स्विचिंग कॉस्ट इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली बैरियर टू एंट्री में हुआ है कि जब किसी फर्म जो कि नया एंट्रेंट हो उसकी स्विचिंग कॉस्ट हाई हो, यानी कि न्यू एंट्रेंट के लिए मार्केट में एंटर होना मुश्किल हो जाएगा अगर जो कस्टमर्स है अल्टीमेट उनके लिए स्विचिंग कॉस्ट जो है वो डिफिकल्ट होगी या हाई होगी। तो ये भी एक असर आपकी डालेगी किस पे, बैरियर टू एंट्री पे। तो बैरियर टू एंट्री बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स हैं: इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड स्विचिंग कॉस्ट। ओके, अब नंबर 2 है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। इसको मैं एक और ज़्यादा इजी एग्जांपल में समझाती हूँ कि एक कंपनी है जो सीएनजी प्रोवाइड करती है व्हीकल्स को, और एक पेट्रोल जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो पेट्रोल और सीएनजी बेसिकली एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, यानी जब पेट्रोल नहीं होता तो लोग सीएनजी को प्रेफर करते हैं और जब सीएनजी नहीं होती तो लोग पेट्रोल को प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आप इनकी जगह दूसरे को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली होते हैं इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप कॉफ़ी की जगह टी को प्रेफर करते हैं या टी की जगह कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं। तो कंपटीशन मार्केट में हाई हो जाता है जब कस्टमर्स के पास ये सुटेबिलिटी होती है कि वो इजीली स्विच कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को, यानी इजीली जो है वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बाय कर सकें। तो सब्स्टिट्यूट हमेशा वो गुड या सर्विस होती है जो कि दूसरी कंपनी भी उस जैसा, मतलब आपका प्रोडक्ट बना रही हो, जैसा आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसी के जैसा दूसरा प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी बना रही हो, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट ना हो, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ यानी मोस्ट क्वालिटीज़ जो है वो उस प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट में पाई जा रही हो। इसीलिए जब ज़्यादा इजीली कस्टमर स्विच कर सके तो वो भी एक ज़्यादा कंपटीशन जो है वो क्रिएट करता है मार्केट में, जिसकी वजह से आपको एक थ्रेट होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का। इसी तरह नंबर 3, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट डालती है।
कुछ इंडस्ट्रीज में कंपेटिटिव पोजीशन बिजनेस की जो है वो अफेक्ट करती है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मेजर सप्लायर या फिर सप्लायर से। यानी जो कंपेटिटिव पोजीशन होती है बिजनेस की किसी भी मार्केट में, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है कि सप्लायर कितना ज़्यादा बार्गेन आपसे कर सकते हैं। जब आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे या कोई रॉ मटेरियल या कुछ भी परचेज करेंगे, तो वो कितना आपके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब ये होगा तो सप्लायर जो है वो कभी आपको हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और कभी आपसे अपनी कुछ कंडीशंस भी रख सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी नेगेटिव एक्सपेक्ट कि आप जो है वो मजबूर हैं सप्लायर्स की जो कंडीशंस हैं उनको मानने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि when this occurs the supplier might charge high prices to their business customers that these businesses are unable to pass on to their own customers by charging high prices for their own products. An example of high bargaining power of supplier is the airline industry, where the major supplier of aircrafts, Boeing or Airbus, dominate the market. Airlines would have to pay the price Boeing and Airbus demand, as there are no close alternative suppliers that can be chosen. आपने देखा होगा कि इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि जब भी आप एक बिजनेस है, अपने आप को एक बिजनेस कंसिडर करें और आप हैं कस्टमर अपने सप्लायर के, आपको उससे कोई चीज़ परचेज करनी है और वो ही एक सप्लायर है डोमिनेंट जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है और आपको उसी से परचेज करना है। अब अगर वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा तो आपको मजबूरन जो है वो हाई प्राइसेस के बदले में अपनी गुड्स परचेज करनी है और वो हाई प्राइस जो है वो अल्टीमेटली हाई सेलिंग प्राइस की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स को जो है वो अल्टीमेटली इस जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम्पल ये है कि सप्लायर्स की हाई बार्गेनिंग पावर जो है वो एयरलाइन इंडस्ट्री में होती है, जहाँ पे मेजर सप्लायर एयरक्राफ्ट्स के जो दो आजकल चल रहे हैं बेसिकली एयरबस और बोइंग, और ये डोमिनेट करते हैं मार्केट को। तो एयरलाइंस को इनको ज़्यादा प्राइस पे करना होता है क्योंकि इनका कोई क्लोज ऑल्टरनेटिव भी मार्केट में मौजूद नहीं है सप्लायर्स का। तो यही जो है वो बेसिकली मेजर सप्लायर्स हैं और इनकी डिमांड आपको फुलफिल करनी पड़ती है। इसी तरह बाइंग पावर ऑफ कस्टमर जिस तरह सप्लायर्स की बाइंग पावर जो है वो स्ट्रांग होती है, इसी तरह कस्टमर्स की भी बाइंग पावर जो है वो स्ट्रांग होती है। कस्टमर की बाइंग पावर तब स्ट्रांग होगी, यानी कस्टमर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंडस्ट्री में इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं जब उनके पास कंसिडरेबल बाइंग पावर हो। यानी पावरफुल बायर्स जो है वो आपसे प्राइसेस को लोअर भी करा सकते हैं, आपसे डिमांड करके वो प्राइसेस को लोअर करा सकते हैं, आपसे वो इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में कंडीशन रख सकते हैं अपनी बाइंग की। स्ट्रॉन्ग बायर्स जो होते हैं दे ऑल्सो मेक राइवल फर्म्स कम्पीट टू सप्लाई देम विद देयर प्रोडक्ट। An example of buying power is the power of supermarkets that buy consumer goods from manufacturing companies to sell at their outlets. They are able to force down the prices from supplier of products for resale, using the threat of refusing to buy and switching to other suppliers. Porter suggested that buyer might be particularly powerful in the following situation. Number one, when the volume of their purchases is high relative to the size of the supplier, that is buying in bulk. When the products of rival suppliers are largely the same, undifferentiated, when the cost of switching from one supplier to another are low. For example, companies can making electrical equipment like microprocessor or memory chips sell to large original equipment manufacturers like Apple, Samsung, Toshiba, where the market giants may be able to use their power to negotiate better prices. इस पूरी बात का एक्सट्रैक्ट ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बाइंग पावर ना सिर्फ आपको, अगर वो मेजर कस्टमर्स हैं आपके, तो ना सिर्फ वो आपको इस चीज़ पे मजबूर करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो करें, बल्कि वो आपसे इम्प्रूवमेंट भी करवा सकते हैं आपकी प्रोडक्ट्स में, साथ साथ वो कंडीशंस भी रख सकते हैं आपसे प्रोडक्ट बाय करने की। तो आपको ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेट आपके प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। और पोर्टर ने सजेस्ट किया है कि बायर जो है वो पावरफुल होते हैं इन दीज थ्री सिचुएशन। ये तीन सिचुएशन होती है जिसमें बायर्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं। नंबर वन है कि जब जो वॉल्यूम ऑफ परचेजेस है उनका वो हाई होगा रिलेटिव टू देयर साइज ऑफ द सप्लायर। एग्जांपल बाइंग इन बल्क, जब आपसे कस्टमर बल्क क्वांटिटी में बाय करेंगे तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे होंगे। इसी तरह जब प्रोडक्ट्स राइवल कंपनी के सेम हो आपके प्रोडक्ट से, यानी आपकी एक कंपेटिटर कंपनी है, उसका प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट सेम है यानी अनडिफरेंशिएटेड है, तो वो जो है वो इजीली जो है वो उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, तब भी उनकी बाइंग पावर जो है वो हाई होगी, बार्गेनिंग पावर।
इसी तरह नंबर 3, जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर लो होगी। जैसे कि मैंने बताया कि जब राइवल फर्म्स यानी कि जो कंपेटिटर फर्म है उनकी और आपकी प्रोडक्ट्स एक जैसी होगी, होमोजेनस प्रोडक्ट होगी, तो इसी के साथ साथ एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे जाने में जो स्विचिंग कॉस्ट होगी वो भी लो होगी। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट सेम ही है और कस्टमर्स के पास और कोई चॉइस नहीं होगी कि वो दूसरे जो है सप्लायर से उनसे जाके वो प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स को बताता है, राइट। अब नंबर 5 जो लास्ट है वो ये है कि कंपेटिटिव राइवलरी। Competition within an industry is obviously also determined by the rivalry between the competing business entities. A strong competition forces rival firms to offer their products to customers at a low price relative to the product quality, and this keeps profitability fairly low. Porter suggested that competitor rivalry might be strong in any of the following circumstances: when the rival firms of roughly the same size and economic strength, when there are many competitors in the industry or market, when there is only slow growth in sales demand in the market so that firms are competing for a fairly fixed total amount of sales and customers, when the products of rival firms are largely the same, undifferentiated, when the cost of withdrawing. Think of mobile phones and the choices that customers have. It is an extremely competitive market with companies like Samsung, Huawei, Apple compete for market share based on product innovation, product options, and pricing. Since mobile phones offer homogeneous specification, competition is tough and drives innovation. So competitive rivalry is all about competition between the rivals. तो जब इंडस्ट्री में राइवल्स यानी कि जो कंपेटिटर्स है उनका कंपटीशन होता है तो वो ये कंपटीशन होता है कि कुछ कंपनीज जो है वो कस्टमर्स को लो प्राइस ऑफर कर रही होती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होती है, तो ये भी एक टफ कंपटीशन देती है। और पोर्टर ने सजेस्ट किया कि कॉम्पिटिटर राइवलरी यानी कंपटीशन बिटवीन द राइवल्स स्ट्रॉन्ग इन 4 सिचुएशंस में हो सकता है, जिसमें नंबर 1 ये कि राइवल फर्म्स जो है वो आपकी जैसी साइज की हों या उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी स्ट्रेंथ से सेम हो, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ से या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज से सेम हो राइवल फर्म्स का जो साइज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। नंबर 2 ये है कि जब ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हों इंडस्ट्री में या मार्केट में तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव राइवलरी बढ़ जाती है। नंबर 3 है कि जब सेल्स डिमांड में स्लो ग्रोथ हो तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फिक्स्ड जो है वो अमाउंट रखनी पड़ती है अपने सेल्स पे और उनके कस्टमर्स भी फिक्स्ड होते हैं, इसमें भी राइवलरी क्रिएट होती है। इसी तरह नंबर 4 है कि प्रोडक्ट्स जो राइवल फर्म के होते हैं वो लार्जली आपके प्रोडक्ट की तरह होते हैं, सेम होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से जो स्विचिंग कॉस्ट है कस्टमर की वो लो हो जाती है और आपको एक थ्रेट जो है वो आ जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि मोबाइल फोन जो है आजकल आप उसके बारे में सोचें कि कस्टमर्स के पास कितनी चॉइसेस हैं। तो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव मार्केट है जो मोबाइल फोन्स की आजकल चल रही है और बहुत सैचुरेटेड है। जैसे सैमसंग है, हुआई है, एप्पल है, वो मार्केट शेयर के लिए कम्पीट करते हैं और वो मार्केट शेयर किस तरह से अपना इंक्रीज करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनोवेशन इन देयर प्रोडक्ट्स। वो अपनी प्रोडक्ट में कितनी इनोवेशन रखते हैं, कितना प्रोडक्ट ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, प्राइसिंग को कितना फ्लेक्सिबल करते हैं, इन सारी चीज़ों से उनके मार्केट शेयर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे होते हैं। और मोबाइल फोन्स जो है वो होमोजेनस स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर होते हैं कस्टमर्स को, तो इसी वजह से इनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन और इनोवेशन आपको नजर आएगी। इसी तरह जो लास्ट हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि एक्टिविटीज जो कि कंपेटिटिवनेस को एक बिजनेस की अफेक्ट करती है। तो 4 एक्टिविटीज होती हैं, ये हमने अपने पिछले अभी इस चैप्टर में ही हमने ये इसको पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं और इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं कि किस तरह से ये इंक्रीज होगी और इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो इसको हम सेग्रीगेट कर लेंगे 4 एक्टिविटीज पे। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो अपना कंट्रोल क्रिएट करती हैं अगर उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जाए, और ये एक एडवांटेज क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन इन पे इम्प्रूवमेंट क्रिएट करे और इन पे तवज्जो दे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो डिफरेंट तरीके से चीज़ें कर रही होती हैं और उनके कंपेटिटर से बेटर कर रही होती हैं। तो नंबर 1 एक्टिविटी जो है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए वो है परचेजिंग। परचेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटेरियल नीडेड बाय प्रोडक्शन।
नीडेड फॉर प्रोडक्शन, और किस तरह से परचेजिंग जो है वो आपकी कंपेटिटिवनेस को इंक्रीज करेगी। नंबर वन, कि आप ऐसा सप्लायर चूज करें जो आपको रॉ मटेरियल कम से कम टाइम में दे, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो सबसे कम लगे, और आपको जो है अपना प्रोडक्ट डिलीवर आप जब करें तो वो आप अपने कंपेटिटर से पहले प्रोडक्ट अपना डिलीवर करें, जिसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। नंबर टू ये है कि आप ऐसा सप्लायर चूज करें जो आपको बेस्ट प्राइस में आपको प्रोडक्ट दे विद क्वालिटी, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट रिडक्शन जो है उस वो आपको फायदा हो, और साथ साथ आप जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी इंक्रीज कर सकें। इसकी एग्जांपल ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसका परचेजिंग का, और उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आप ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट करें जो कि आपको गुड्स जल्दी और बहुत कंपेटिटिव रेट्स में जो है वो प्रोवाइड करें, और इसके साथ साथ आपकी परचेजिंग जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट सेफ हो, कॉस्ट इफेक्टिव आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके साथ साथ और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ये गुड्स जो है वो लोअर रेट्स पे कस्टमर को ऑफर करेगा, और इंक्रीज हो जाएगी डिमांड मार्केट में बिफोर दी कंपेटिटर्स, यानी कंपेटिटर से पहले आपकी डिमांड और आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में फैल जाएंगे। तो परचेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। नंबर टू इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वो डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करता है, और कंपेटिटिवनेस किस तरह से बढ़ सकती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करे कि लेबर ट्रेंड है और उसको किस तरह से टास्क को एफिशिएंटली करना है मिनिमल मिस्टेक्स के साथ, वो ये इंश्योर करें। नंबर टू, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज हो। तो इसकी एग्जांपल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करे अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस पे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करे, अपनी परचेजिंग जो है उसको अप टू डेट मशीनरी से इम्प्रूव करे प्रोडक्शन एफिशिएंसी को, जिसकी वजह से कॉस्ट सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा है आपको मिलेगी। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखा जाए, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर्स को सोल्ड किया जाए, कस्टमर को सेल आउट किया जाए, ताकि बेटर क्वालिटी और लोअर प्राइस में आप जो है वो कस्टमर को एक एज दे मार्केट, जिससे कस्टमर जो है वो आपका लॉन्ग टर्म की कस्टमर जो है वो बन जाए। नमाज का अभी हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं 2 मिनट्स का, फिर मैं आपको इसके आगे से जो है वो कंटिन्यू करूँगी। ओके, नंबर थ्री है जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, प्रोडक्शन किस तरह से आपकी जो है वो एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है, और किस तरह से वो आपकी कंपेटिटिवनेस बढ़ा सकता है मार्केट में। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और इसके साथ साथ नंबर थर्ड जो है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिपार्टमेंट फाइंड्स आउट व्हाट कस्टमर्स वांट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह से आपकी कंपेटिटिवनेस को मार्केट में जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नंबर वन, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट सर्वेस कंडक्ट करता है, ताकि कस्टमर की डिमांड को समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके कि आपके कस्टमर्स आपसे क्या जो है वो चाहते हैं। इसी तरह नंबर टू, कि ये डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प करता है कि कस्टमर अंडरस्टैंड करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, और
किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है, यानी कि कंपेटिटर से बेहतर है। इसकी एक एग्जांपल ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इफेक्टिव मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो अंडरस्टैंड करेगा कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं, बेहतर तरीके से वो ये बात समझेंगे कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, और इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्ट टू सर्व कस्टमर्स बेटर। इसी तरह और वो इसमें भी सक्सेसफुल होंगे कि वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कस्टमर के साथ वो कितनी अच्छी हैं, कितनी बेहतर तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को समझा सकते हैं अपने कस्टमर्स को, उनको ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो उनके कंपेटिटर से बेहतर है। इसके साथ साथ वो कितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, वेबसाइट पे कितना ज़्यादा प्रोडक्ट को स्पेसिफाई किया जाता है, कितना ज़्यादा लॉन्च किया जाता है, और सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि आपका रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव हो ऑर्गेनाइजेशन का। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ द की डिपार्टमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करे और किस तरह से कंपेटिटिवनेस आपके मार्केट में स्ट्रॉन्ग करे, ये मैंने अभी आपको जो है वो पढ़ाया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ साथ जो लास्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो सर्विस सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ सेल एंड आफ्टर सेल सपोर्ट टू कस्टमर्स। यानी सर्विस तब भी दी जाती है जब आप सेल प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, और सेल के बाद की जो सर्विसेज होती हैं यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये कंपेटिटिवनेस किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेगी मार्केट में? नंबर 1 के सर्विसेज कस्टमर्स को ऑफर किए जाएं जो कि बेटर इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें आपके कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट को लेके, ताकि वो अपनी चॉइसेस को और ज़्यादा इन्फॉर्म चॉइसेस में तब्दील कर सकें, यानी उनको पता हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से जो है वो आप डील करते हैं अपने प्रोडक्ट में। नंबर 2 ये है कि Services can also help identify customer grievances or deal with them to prevent customers from switching to competitor product। यानी सर्विसेज की वजह से आपको ये पता चलता है कि कंपेटिटर की प्रोडक्ट में क्या फ्लॉ था, और आपको अपने प्रोडक्ट में किस तरह से उस फ्लॉ को नहीं रखना, किस तरह से उस फ्लॉ से बचाना है अपने प्रोडक्ट को, ताकि कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सकें। इसकी एग्जांपल ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बेहतर आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं और वो अपने कस्टमर्स को हमेशा हेल्प आउट करते हैं ताकि वो अपनी चॉइसेस को क्रिएट करें, और जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म और की कस्टमर्स जो है वो हमारे फॉर्म होते हैं। यानी ऐसे कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करता है जो कि स्विच नहीं करते आपको आपके कंपेटिटर से। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप अपने कस्टमर को एक अच्छी तरीके से जो है वो उसके साथ एक रिलेशनशिप रखें, कस्टमर रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, और इसके साथ साथ आप जो है वो रिटेन कर सकें अपने कस्टमर्स को फॉर लॉन्ग टर्म। और इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, और इसके एंड में आपको कुछ क्विज के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 5 क्वेश्चंस, और वो आज ही मेरे पास आ जाने चाहिए क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट टाइम टू कवर दिस क्विज। और बहुत इजी क्विज है, और ये आज आप मुझे करके जो है वो प्रोवाइड करें। हमने आज काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। आई होप कि कोई बात अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे ज़रूर जो है वो क्वेश्चन करें, और साथ साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। नोट्स आर नॉट इनफ, लेक्चर्स इज़ नॉट इनफ। आपको जो है वो अपनी बुक रीडिंग जो है उसको जारी रखना है, किट को जो है वो परफॉर्म करना है, तभी आप जो है वो इसमें पास हो सकते हैं इस पेपर में, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।